स्टूडेंट, आप सबका अपने चैनल राज टीचिंग पर स्वागत है। और आज जो है कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 11 इसकी कुछ बेसिक जानकारियां हैं, इसके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। और फिर इसके बाद अपन जो है 11.1 और 11.2 इसकी सभी जो 11.3 11.4 की सारी क्लासें जो है सभी क्वेश्चन है आपको अपने चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं थोड़ा सा बेसिक ठोस आकृतियों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे स्टूडेंट कि ठोस आकृतियां होती क्या है। तो ध्यान रहे, ठोस आकृतियां और समतल आकृतियां दो प्रकार की आकृतियां होती हैं। तो ध्यान रहे, समतल आकृतियां जो होती हैं वह ठोस आकृतियां। देखो, समतल जो होती हैं इसके अंदर आते हैं सभी त्रिभुज, सभी वर्त, सभी बहुभुज, सभी चतुर्भुज। ऐसी आकृतियां हैं स्टूडेंट जिनकी ऊंचाई नहीं होती, जिनको उठाया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो आकृतियां हैं ठोस आकृतियां, इनकी ऊंचाई होती है, इनको उठाया जा सकता है। जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। और गोले में ही होता है अर्धगोला। एक और होता है छिन्नक, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ये ठोस आकृतियां हैं, इनको उठाया जा सकता है, इसको उठाया नहीं जा सकता। तो इन्हीं के बारे में, इनके सूत्र जो हैं उनके बारे में जो हम इसके अंदर आज चर्चा करेंगे। जैसे जो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और छिन्नक के बारे में। अब यहां से सबसे फर्स्ट पर है ठोस आकृतियों में घन। घन के बारे में बात करेंगे। तो याद रहे स्टूडेंट, घन जो होता है इसके 6 फलक होते हैं। घन के 6 फलक होते हैं और इसका जो प्रत्येक फलक है, इसका जो प्रत्येक फलक है वो एक वर्ग के समान होता है। यानी इसके कुल 6 फलक होते हैं और इसका एक फलक जो है वो वर्ग के समान होता है। ये एक फलक जो है वो वर्ग के समान होता है। इसीलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है घन का आयतन और एक होता है घन का विकर्ण। ये 4 सूत्र घन से संबंधित होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, घन में किसी घन को बनाने में कितनी चीज लगेगी, तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इस घन में कितनी चीज रखी जा सकती है, ये घन का आयतन होता है। तो घन का प्रत्येक पृष्ठ जो है वो एक वर्ग होता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। तो जब आपके पास ऐसे के ऐसे 6 पृष्ठ होंगे तो इसीलिए इसका कुल पृष्ठ जो होता है वो 6 इंटू भुजा की स्क्वायर होता है। इसी प्रकार घन का पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है जो हम सामने से कितने भाग इसके देख सकते हैं। तो हम इसके 4 भाग जो है वो देख सकते हैं, सामने का, ऊपर का, साइड का और इस साइड का। बैक साइड और पीछे की साइड को हम नहीं देख सकते। इसीलिए इसके कितने भाग बचते हैं जो आप देख सकते हो, 4 भाग। तो इसका जो पार्श्व होता है वो 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। इसी प्रकार घन का आयतन जो होता है, अब याद रखो, मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था कि घन का जो आयतन होता है वो आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार है आपके पास इसका वर्ग, तो भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई भी तो भुजा ही होगी इसकी, भुजा। इसका मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं
भुजा की क्यूब, यानी भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। अब आता है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि भुजा रूट 3 इकाई होता है। इस तरह से ये घन के सूत्र काम पूरे हो जाते हैं। दूसरा है स्टूडेंट घनाभ। घनाभ में भी 6 फलक होते हैं। इसमें भी स्टूडेंट घनाभ में भी 6 फलक होते हैं। ये घनाभ की लंबाई कहलाती है, ये घनाभ की चौड़ाई कहलाती है, और ये घनाभ की ऊंचाई कहलाती है। इसमें 4 ऊंचाइयां होंगी, 4 ही लंबाइयां होंगी, और 4 ही ऊंचाइयां होंगी, और 4 ही चौड़ाइयां होंगी। इसीलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये जो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। दूसरा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, इसका प्रत्येक फलक एक आयत के बराबर होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसको ऊंचाई से गुणा करेंगे तो ये इसका आयतन बन जाता है, ये इसका आयतन हो जाएगा। और घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण जो होता है वो रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद करेंगे हम बेलन शंकु। अब स्टूडेंट बेलन, बेलन जो होता है स्टूडेंट, ये जो होता है इसको बेलन का व्यास कहा जाता है, आधार का व्यास बोलते हैं। यहां से यहां तक बेलन की त्रिज्या कहलाती है, और ये जो है बेलन की ऊंचाई कहलाती है, इसको ऊंचाई कहते हैं। इसका जो आधार होता है वो वर्त के जैसा होता है, इसका जो आधार होता है वर्त के जैसा होता है, और इसी वर्त के ऊपर ये बेलन खड़ा किया जाता है, यानी कि बेलन को बनाया जाता है। इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्टूडेंट वक्र पृष्ठ कब लिया जाता है, जब ये कह दिया जाए कि ये बेलन जो है खोखला है, खाली है अंदर से, या पाइप है, तार है, अंदर से खोखला है, तो उस कंडीशन में अगर कोई पूछे कि इसको बनाने में कितनी सामग्री लगेगी, या इसके अंदर पेंट करना है या इसके बाहर पेंट करना है, तो हम इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करते हैं। वक्र पृष्ठ के लिए क्या करते हैं, देखो इसका वक्र पृष्ठ किसके ऊपर खड़ा हुआ है, यानी कि इसकी वर्त के ऊपर खड़ा होता है। वर्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई r होती है, और इसी के ऊपर ये ऊंचाई खड़ी की जाती है, इसीलिए इसको ऊंचाई से गुणा कर दिया जाता है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई RH हो जाता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान से समझना स्टूडेंट। देखो बेलन का संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब अगर कोई कह दे कि दोनों ओर से बंद है, अगर दोनों ओर से बंद है तो उस कंडीशन में नीचे वाला वर्त और ऊपर वाले वर्त दोनों का क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाता है, इसीलिए ये हो जाता है 2 पाई RH प्लस नीचे वाले वर्त का होगा पाई r स्क्वायर, ऊपर वाले का भी पाई r स्क्वायर। तो
तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r की स्क्वायर। अब यहाँ से 2 पाई r को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर बचेगा h और इधर बचेगा r, तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। तीसरा है बेलन का आयतन। आयतन का मैंने अभी बता ही दिया है कि आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दिया जाता है। तो आधार है वर्त के जैसा, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r की स्क्वायर, और इसको कितने से गुणा कर दिया जाएगा, h से गुणा कर दिया जाएगा। आगे है शंकु। शंकु में, शंकु ये एक मान लो एक जोकर की टोपी कह दो या खाने वाली आइसक्रीम जिसे आप कोन भी कहते हैं, ये एक शंकु के आकार की आकृति होती है। ये इसका आधार होता है जो कि वर्त के जैसा होता है। इसका आधार भी कैसा होता है, एक वर्त के जैसा होता है। ये इसका व्यास होता है, आधार का व्यास, और ये इसकी त्रिज्या होती है, और ये इसकी ऊंचाई होती है, और इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, स्लाइंट हाइट भी बोला जाता है। इसको परपेंडिकुलर या इसकी सीधी हाइट बोला जाता है, और इसको त्रिज्या बोला जाता है जो व्यास की आधी हो जाती है। इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है पाई r और l। दूसरा है शंकु का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो संपूर्ण में शंकु का वक्र और वर्त का क्षेत्रफल नीचे वाला जुड़ जाएगा, तो पाई r l प्लस पाई r की स्क्वायर। तो पाई r को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो l प्लस r, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। फिर है शंकु का आयतन। शंकु का जो आयतन होता है, याद रखो कि ये बेलन का 1/3 होता है, इसीलिए 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाता है। ये शंकु का आयतन हो जाता है। अब स्टूडेंट गोला, जिसे हम स्फीयर के नाम से जानते हैं। एक गोला 4 वर्तों के बराबर होता है, एक गोला 4 वर्तों के बराबर होता है, इसीलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, अगर 4 वर्तों के बराबर है तो 4 पाई r का स्क्वायर हो जाता है। फिर है गोले का आयतन। गोले का आयतन हो जाता है स्टूडेंट 4/3 पाई r की क्यूब। अब इसी में अगर इस गोले को आधा कर दिया जाए, अगर मैं इस गोले को आधा कर दूं तो इस तरह दिखता है। जैसे आपने देखा होगा संतरे या सेब को अगर आप काटते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देता है। तो ये इसकी त्रिज्या होती है, सभी त्रिज्याएं समान होती है, चाहे गोला हो चाहे अर्धगोला हो, सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। तो अर्धगोले के बीच बीच वाला जो भाग होता है, अगर अर्धगोला खाली है, कटोरा है, तो उस समय जो है अंदर का या बाहर का वक्र पृष्ठ लिया जाता है। इसीलिए अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है स्टूडेंट 2 पाई r का स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो एक अंदर वाला 2 पाई r स्क्वायर और ऊपर वाला एक वर्त और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई r की स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन गोले का आधा हो जाएगा, यानी 2/3 पाई r की क्यूब हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट गोला, अर्धगोला, शंकु। अब आगे बात आती है छिन्नक की।
क्योंकि छिन्नक वैसे आपके सिलेबस में भी है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले जो आपके घरों में लोहे की बाल्टियां होती थी इस तरह की, या आज भी कई घरों में लोहे के माप हैं तेल मापने के लिए, तो वो जो है इस प्रकार की आकृतियां बनी होती है। तो जिसके ऊपर भी एक त्रिज्या होती है और नीचे भी एक त्रिज्या, इसको त्रिज्या R1 कहते हैं और इसको R2 कहते हैं। तो इस प्रकार की आकृतियों को हम छिन्नक कहते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है, हालांकि छिन्नक जो है वो आपके हट गया, पहले जो है पहले ये था। तो ये वीडियो, ये बेसिक अगर आपको अच्छा लगा, इन सभी फॉर्मूलों को आप याद रखें, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 में ये सारे सूत्र जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अपना चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।